छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट मरवाही पर उपचुनाव हो रहा है। मरवाही विधानसभा की बात करें तो मरवाही विधानसभा में कुल 1,91,000 मतदाता हैं, जिसमें महिला वोटर्स ज़्यादा हैं। आज मरवाही विधानसभा में वोटिंग प्रक्रिया जारी है और 1 बजे तक की बात करें तो मरवाही में करीब 41% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। आज हमारा विषय है मरवाही का रण, उपचुनाव का रण। उसके लिए खास चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रुचिर जी और वरिष्ठ पत्रकार आरपी सिंह जी। इन्हीं से सीधे जानते हैं कि मरवाही में किस तरह की सियासत जो गरमाई हुई थी अब उसे अंतिम रूप देने का वक्त आ गया है। मरवाही की जनता अब वोट दर वोट, वारी दर बारी अब अपने प्रत्याशी की चयन कर रही है। अब इसका पिटारा 10 तारीख को खुलेगा और उसके परिणाम हैं वह सामने आएंगे और उसके बाद ये देखते ही बनेगा कि मरवाही की जनता ने मरवाही की सियासत पर किसे बैठाया है। सीधे रुचिर जी से जानते हैं कि किस तरह से मरवाही की जो ये सियासत चल रही थी काफ़ी दिनों से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जो कांग्रेस पार्टी की वर्चस्व की कहीं ना कहीं एक प्रकार से लड़ाई लड़ी जा रही थी मरवाही में। देखिए, चुनाव 6वीं बार यहाँ चुनाव हो रहा है और उपचुनाव पहले भी वो झेल चुका है। मरवाही ऐसी जगह कि 2001 में भी वहाँ चुनाव हुए थे, आज 2020 में भी चुनाव हो रहा, लेकिन वो क्षेत्र जो है वो एक शुरू से आप देखिए कि वो कांग्रेस डोमिनेटिंग क्षेत्र रहा है। लेकिन ये ऐसा कांग्रेस मानते आई है, लेकिन 2013 तक तो बड़े ह्यूज वोटों से जीतते आए हैं। अजीत जोगी जी 18 में भी जीत के आए हैं, उनका परिवार से जीत के आए हैं। लेकिन ये मानना कि कांग्रेस के वो वोट है, लेकिन 2018 में हमने देखा कि जब अजीत जोगी जी लगभग 54,000 वोट से जीत के आए तो ऐसा ये उनका अपना प्रभुत्व, अपना व्यक्तित्व और अपनी एक उनकी इमेज थी, जिसको अब वो मुगालते में भी ना रहे कांग्रेस की। ये हमारी वजह से, मतलब कांग्रेस की वजह से 54,000 वोट वो पा पाए। तो ये बड़ा मुश्किल होगा कहना कि ये उनके वजह से। तो पहले 2013 के पहले तक तो ये कहते आ रहे थे कि कांग्रेस के वोट हैं जो जोगी जी को मिलते हैं, लेकिन जब 18 में जब अजीत जोगी बड़ी भूतपूर्व विजय उन्होंने प्राप्त की तो उससे ये क्लियर हो गया कि वो उनके और उनके परिवार का वहाँ प्रभुत्व रहा है और वो प्रभुत्व इस चुनाव में भी 2020 के दिखेगा। हालांकि उनका कोई भी व्यक्ति उस पार्टी से, जोगी जी की पार्टी से कोई भी व्यक्ति अभी चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो प्रभुत्व दिखेगा। वो जिस तरफ भी वो करवट लेते हैं, भाजपा की तरफ उन्होंने करवट लिया है, तो इसका एडवांटेज मरवाही उपचुनाव में भाजपा को डेफिनेटली उम्मीद की जा सकती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मरवाही में अभी बात चल रही थी कि कांग्रेस लगातार ये बात कर रही है कि विकास, मरवाही को जिला बनाना, उसके विकास की बात को लेकर जनता के सामने जाना, तो क्या कांग्रेस को इस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं नजर आए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यही कांग्रेस पार्टी है कुछ समय पहले हाथ में गंगा जल लेकर के लोगों से वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ और बिजली बिल हाफ, इसी को करके छत्तीसगढ़ से उसने भाजपा को साफ कर दिया। लेकिन हुआ क्या? आज धान खरीदी को लेकर के दुनिया भर की सियासत गरमाई पड़ी है। कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि किसानों की आत्महत्या पर ब्रेक नहीं लग रहा है, जो कि इससे शर्मनाक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान के कटोरे में अगर किसान आत्महत्या करता है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। अगर इन्होंने कर्ज माफ़ी की थी तो फिर उन किसानों की मौत क्यों हुई? ये सारी चीज़ें भी हैं। मरवाही निस्संदेह, जैसा कि उचित शर्मा जी कह रहे थे, कि कांग्रेस के तेवर की सीट मानी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आदिवासियों के एक बड़े नेता के रूप में अजीत जोगी जी रहे, इसमें भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। उनके परिवार का लगाव मरवाही से रहा, यह भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं, उन घटनाक्रम पर अगर निगाह डालें तो जनता कांग्रेस जोगी में ही दो फाड़ हो गया। एक तरफ देवव्रत सिंह कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे, दूसरी तरफ अमित जोगी का कहना है कि हम भाजपा को समर्थन करेंगे। अब सवाल ये है कि जो इनके समर्थक हैं, जो इनके मतदाता हैं, वो जाएं किधर?
अगर अमित जोगी की मानते हैं तो देवव्रत जी और उनके साथ 2-4 जो और साथी हैं वो भी पड़े हैं। इधर ट्विटर पर भी आज सुबह ही वार शुरू हो चुका है इसको लेकर के। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया और इसके बाद फिर अमित जोगी का पलटवार भी उस पर आ गया लगे हाथ। तो ये जो घात प्रतिघात की प्रक्रिया है वह चल रही है। इसमें सबसे दुखद बात जो एक और सामने आती है वो है कि नेताओं का संयम खोना और वाचिक पतन से तात्पर्य मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भाषाई रूप से ये बौनापन सामने आता जा रहा है सियासत में, किसी को कुछ कह देना, किसी की निंदा कर देना। अब यहाँ मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन जानकार लोग हैं, दर्शक जानकार हैं, सब समझते हैं वो इस बात को कि किसने किसको क्या कहा। तो इन सब चीज़ों का भी प्रभाव इस मतदान पर पड़ेगा। रही बात मरवाही में महिलाओं की, तो शक्तियों का देश है हमारे देश में। हम जिस देश में रहते हैं यहाँ 12 महीने में 13 देवियों की पूजा होती है और शक्ति को किसी भी हालत में कमतर नहीं आकर चलना चाहिए। महिलाएं आगे आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सब घर से निकलें, मतदान करें। लोकतंत्र का यह महापर्व है और भारत का नागरिक होने के नाते यह हमारी पहली ड्यूटी भी बनती है कि हम मतदान करें। यह हमारा पहला कर्तव्य है भारतीय के तौर पर। तो जी, कहते हैं वोटर बड़ा साइलेंट होता है। जब जोगी कांग्रेस में थे तो ये वोटर जोगी के साथ था। जोगी ने अपनी कांग्रेस से अलग होकर एक अपनी अलग पार्टी बना ली। वो वोटर था वो जोगी के साथ चला गया। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। जो भाजपा की प्रत्याशी थी वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर दी। तो क्या जो भाजपा का जो उससे जुड़ा हुआ वोटर था कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाएगा? और ये एक बार सोचने वाली बात है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, अभी जब तक परिणाम सामने ना आ जाए तब तक कुछ कहना सियासत में बेमानी होती, क्योंकि सियासत के गर्भ में हमेशा संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसे में देखा ये जाता है कि कई बार हम थोड़ा सा उदाहरण को देंगे बिहार का, कि कुछ वर्षों पहले बिहार में इलेक्शन हो रहा था। तो उस समय ये हुआ कि भारत के उस समय के प्रधानमंत्री रहे, उन लोगों ने दिखाया बाकायदा भीड़ के सामने कि ये देख लो, ये भीड़ हमारी है। भीड़ दिखा देना एक अलग बात है, लेकिन उस भीड़ को वोट में परिवर्तित कितना आप कर पाते हैं, यह देखने वाली महत्वपूर्ण बात होती है और इसे कोई नहीं जानता। आप देखेंगे कि पहले दूसरे राउंड में कोई पार्टी बहुत बम्पर वोटों से आगे जा रही होती है, अचानक वो सीधे पिछड़ जाती है। तो माफ़ कीजिएगा, ये क्षेत्र की बात होती है और सियासत में कुछ भी अंतिम वक्त तक कह पाना तकरीबन बहुत मुश्किल काम होता है। उचित जी, एक बात जानना चाहूँगा कि जैसे कि अमित जोगी की बात आती है, जेसी जी की बात आती है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों की पार्टी थी, तो एक आदिवासी की पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये लोग इन्होंने जब कसम खाई थी कि कभी बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, और कांग्रेस लगातार जेसी जी को बीजेपी की बी पार्टी कहती थी। इन्होंने भाजपा को समर्थन देकर ये तो साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कहती थी वो सही कहती थी। तो क्या आदिवासियों की पार्टी होने के नाते इन्हें आदिवासी जो प्रत्याशी है आदिवासी को सपोर्ट करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आदिवासियों के मतलब हित की बात अगर करते हैं तो आदिवासियों की पार्टियों के साथ क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, ये एक बड़ा राजनीतिक सवाल है। देखिए, ये बात भी सच है, गाहे बगाहे आरोप लगते रहे हैं कि अजीत जोगी जी की पार्टी भाजपा की बी पार्टी है। उन्होंने उस रूप में काम भी किया या उन पर किस प्रकार के इल्ज़ाम लगते भी रहे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल उठता है कि खुद को आदिवासी ज़िंदगी भर उन्होंने बताया, उसके लिए लड़ाई की, उनके हितों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वहाँ दी हुई है। लेकिन जब अंतिम मौका आया कि आदिवासियों के हितों के लिए जो पार्टी बात करती है, उस पार्टी के साथ ना जाके सत्ता के जो करीब है या जिसमें ये देखिए व्यक्तिगत हित वाली बात मुझे लगती है कि उन्हें वहाँ अपना भविष्य नहीं दिखता है। उनको यहाँ पे वो भविष्य की तरफ आ गए। अब ये बात आदिवासी पार्टी से अब व्यक्तिगत हित की बात आ गई है। तो अब जो मामला है कि अमित जोगी जी ने, धर्मजीत सिंह जी ने
जो सपोर्ट किया वो भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके पुराने ताल्लुकात और संबंध रहे और कंफर्ट भी फील कर रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। शायद आरपी सिंह साहब जी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हूँ कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं मुझे भाजपा में विलय भी इसका नज़र आता है, दूर की चीज़ देखें। और ये अमित जोगी हों, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हों, या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, इनके अजीत जोगी जी के स्वयं के बहुत अच्छे संबंध शुरू से रहे हैं। और यही बात जो कि कांग्रेस पिछले 15 साल से बोलते आ रही है, भूपेश बघेल पिछले 15 साल से बोलते आ रहे हैं कि जब तक हम अजीत जोगी जी को अलग नहीं करते तब तक हमारा सत्ता में आना तो मुश्किल है, और वो न करके भी दिखाया 2018 के चुनाव में। एक बात और सामने आती है, जैसे कि एक चुनाव के वक्त अक्सर देखा जाता है कि सिंपैथिकल जो वोट की बात आती है। हाल ही में जोगी जी का देहांत हुआ, जेसीसी जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, चुनाव नहीं लड़ने मिला। लगातार जो जोगी कांग्रेस है वो जनता के बीच जा रही है, उस सिंपैथी को वापस अपने तरफ लेना चाह रही है। और जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिसेस अजीत जोगी, बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है जैसे यही। और वहाँ पे देखिए कांग्रेस को, अगर आंकड़ों को आप देखें तो कांग्रेस का गैप और अजीत जोगी जी का गैप 2018 की बात है, लगभग 54, 55, 57 हज़ार का गैप, 20 हज़ार वोट पाए थे कांग्रेस के उम्मीदवार ने। और वही आप देखिए तो 50-60 हज़ार का जो गैप है, इस गैप को पाट पाना भूपेश सरकार की तमाम योजनाएं लाने के बाद भी, तमाम सघन दौरे करने के बाद, पूरा अमला, पूरी पार्टी के लोग, उनके चुने हुए लोग, वो सब वहाँ पे उन्होंने इंगेज करके रखे हुए, बावजूद उसके कांग्रेस वहाँ मुझे से संघर्ष करते नज़र आ रही है। हालांकि इसको कोई भी उपचुनाव को आप सत्ता के छोटे से कार्यकाल के रूप में नहीं देख सकते, लेकिन ये जो गैप है, गैप वहाँ पे कोई 2000, 4000 या 5000, 3000 वोट का होता तो एक अलग बात होती थी, एक टफ कंपटीशन आप इसको बोल सकते थे प्रथम और कांग्रेस में। अब प्रथम उस टाइम जोगी जी थे और तृतीय में आए थे कांग्रेस। तो ये जो गैप है, कांग्रेस इस 54-55 हज़ार का जो बीच का गैप है, इसको कैसे पूर पाती है। और केवल भूपेश जी की सरकार के 18 से 20 महीने के कार्यकाल में ये गैप को भर पाना, और अजीत जोगी जी के व्यक्तिगत प्रभुत्व वाले क्षेत्र में जहां मैडम खुद काम कर रही हैं, उनके सुपुत्र अमित जोगी जी काम कर रहे हैं, एक लगभग 20,000 वोटर उनके अपने समुदाय के हैं जो कि अजीत जोगी जी के फॉलोअर्स भी बोल सकते हैं, उनकी पार्टी के बहुत करीबी लोग हैं, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। हालांकि ये बहुत बोली बात है कि अभी एक सवाल उठता है कि क्या वो जो विशेष समुदाय के लोग भाजपा में शिफ्ट होंगे, क्योंकि लगातार जो जोगी के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके समर्थक थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ, अभी कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, तो इसका भी कहीं ना कहीं जोगी को नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल। आप देखिए कि ये भाजपा में आने के बाद जो वो लोग जो भाजपा ही के थे, उदाहरण के तौर पे साय साहब राज्यसभा जो सांसद रहे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब इन्होंने कानूनी लंबी लड़ाई लड़ी। 4 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है अजीत जोगी जी के अब के वो मैटर को लेके, आदिवासी को मैटर को लेकर। अब वो क्या फील कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई बेनिफिट है। भाजपा में भी इसको लेके का मतलब कि जो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं आप बोल सकते कि यहाँ भाजपा के अंदरूनी में भी जो दिख रही है लड़ाई कि इनको भाजपा से इनको समर्थन लेना, भाजपा का जेसीसी का समर्थन लेने के बाद बीजेपी को उभर के आना, तो उस पर भी आप अगर बहुत करीब और माइक्रोस्कोप से देखें तो कोई बहुत अच्छे मतलब कि बहुत खुशहाल माहौल यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी अंदरूनी लड़ाई आप देखेंगे कि आपको यहाँ मिलेगी। आरपी सिंह जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, जातिगत समीकरण की बात आती है, आदिवासी क्षेत्र है पूरा, और जो कांग्रेस और भाजपा ये दोनों प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर हैं, वहाँ पे भी बात आ रही है कि स्थानीय और बाहर की बात आ रही है कि एक प्रत्याशी है कि जो बाहर से आया हुआ है, यहाँ पर काम कर रहा है और उसे प्रत्याशी बना दिया। तो क्या जनता पर इस चीज़ का किस तरह का प्रभाव पड़ता है? देखिए, जनता आजकल शिक्षित जनता है, आज हमको शिक्षित लोगों के बीच में रहते हैं और इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मुझे जहाँ तक लगता है, ऐसे मुद्दे उठाने वाले लोग तकरीबन शिक्षा से जो कमज़ोर होते हैं वैसे ही लोग ऐसे मामलों को उठाते हैं। भारत देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। बाहरी कौन हुआ?
बाहरी जो भारत के बाहर से आए वो बाहरी, हम पाकिस्तान वाले को बाहरी कह सकते हैं, बांग्लादेशी को बाहरी कह सकते हैं। अब कोई छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश में जाके बाहरी कैसे हो गया, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में आके बाहरी कैसे हो गया? यह जो इस तरह की बातें हैं ये सब बेईमानी है। आदमी अच्छा होना चाहिए, जनता के कल्याण के लिए काम करने वाला होना चाहिए। डॉक्टर हैं निसंदेह, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, दोनों ही मजबूत हैं और दोनों की पृष्ठभूमि भी अच्छी है। अब देखना ये है कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है, ये देखने वाली बात होगी। अब इन दिनों वक्त बदल गया है। चुनाव जब प्रचार होते थे तो पहले तो रोटी कपड़ा और मकान की बात होती थी कि रोजगार देंगे, मकान देंगे, आपको अच्छे मतलब सुख जो संसाधन है वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो वक्त के साथ साथ ये दौर बदल गया, अब मुद्दों पर बात नहीं होती। हाँ, वो समय के साथ परिवर्तन तो सब जगह मुमकिन है, होता भी आया है। सियासत में भी परिवर्तन हुए। पहले देखिए, पहले वाचिक मर्यादाएं रहती थी, आज वाचिक मर्यादाएं तो वो टूट रही हैं। लोग खुलेआम, अब तो खैर फिर भी छत्तीसगढ़ का जो तेवर है वो बिल्कुल अलग तरह का है। यहाँ की जनता बिल्कुल ईमानदार और बिल्कुल निरीह किस्म के लोग हैं यहाँ के। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये इन पर दया की जाए, बिल्कुल किंचित दया न करें आप, मैं किसी और उद्देश्य से नहीं, लेकिन यहाँ के लोग बेहद सीधे सरल हैं। यही चुनाव अगर कहीं उत्तर प्रदेश में होता, कम से कम 10, 12, 15 संघर्ष होते, 15-20 लाशें गिरती, पोस्टमार्टम होता, मुकदमे कायम होते, दुनिया भर की बात होती। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग इतने शांत और सरल होते हैं कि वे हर चीज़ को अपना लेते हैं। वैसे ही आपने जो कहा कि बाहरी और भीतरी की बात है, वैसे उनको भी स्वीकार कर लेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से के कई दीगर राज्यों से आकर के अपनी रोजी रोटी के खोज में आए और यहीं स्थापित होकर रह गए। आज उनकी पीढ़ियाँ यहाँ गुजर रही हैं जो खुद को गर्व से छत्तीसगढ़िया कहती हैं। और किसी ने बहुत पहले मुझसे कहा था छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और यहाँ आकर के मैंने देखा भी कि छत्तीसगढ़िया वास्तव में सबले बढ़िया है आज भी। उचित शर्मा जी, एक बात जानना चाहूँगा, जैसे कि एक बार अभी हाल ही में जो किसान बिल आया उसको लेकर बहुत बवाल छिड़ा। प्रदेश सरकार ने बोला कि हम अलग से यहाँ पर संशोधन करेंगे। यहाँ पे इन्होंने संशोधन किया किसानों को लेकर, और अभी धान खरीदी को लेकर। तो इस चीज़ का मरवाही चुनाव पर कुछ खासा असर दिख सकता है? नहीं, देखिए, इन्होंने जो जिस प्रकार से जो किसान न्याय योजना है, तो ये सब चीज़ ये तो है किसानों के बेनिफिट वाली चीज़ है। किसान जो अपना बोनस मांग रहे थे, किसानों के जो अपनी MSP मांग रहे थे, जो किसानों के लिए काम किया जा रहा है, कि नो डाउट वो इनके भूपेश सरकार के अच्छे प्रयास है। और इन सब, चाहे जिला बनाना हो, चाहे गोबर योजना हो, आपकी जो भूपेश जी की जो नरवा गरवा गुरवा बाड़ी जो योजना हो, देखिए ये पूरे नीचे जो अंतिम छोर में खड़े व्यक्तियों से जुड़ी हुई योजना है। तो निश्चित तौर पे इसका लाभ भूपेश सरकार को मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये कह पाना भी मुश्किल है। क्योंकि वो मरवाही उपचुनाव में, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मामला 2000, 3000, 4000 वोट का नहीं है, मामला 54 से 57,000 वोट के गैप का है। तो ये कितना लाभ मिलेगा वो देखने वाली बात। हालांकि इस चुनाव से भूपेश सरकार की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो 14 सीट है भारतीय जनता पार्टी की, भले ही 15 हो जाए या जो भी हो जाए, इससे कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन कांग्रेस की योजनाओं का, या कांग्रेस के अलावा और कोई भी जो भी सरकार सत्ता में रहती है, उनकी योजनाओं का वो उपचुनाव में लाभ या हानि जरूर मिलती है। मगर यहाँ इन योजनाओं को जो भी भूपेश सरकार चला रही है, जो किसानों से जुड़ी योजनाएं हैं, वो तो निश्चित तौर पे अच्छा एक संदेश मिलेगा, अच्छा एक संदेश जा भी रहा है, और इसका निश्चित तौर पे लाभ सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को मिलेगा। अक्सर एक बात आती है, जब सत्ता की बात आती है, जो पार्टी सत्ता में बैठी होती है उसे कहीं ना कहीं चुनावी मैदान पे ज़्यादा फायदा मिलता है। इनका 1% नहीं कर रहा है तो ज़्यादा फायदा मिलता है। तो वहीं बीजेपी अब ये लगातार कह रही है कि जो वक्त होता है वो 1 या 2 वर्ष का ही होता है, उसके बाद स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं। अब वो चीज़ें नहीं, प्रशासनिक दबाव बना रहे हैं, ऐसा आरोप भी है उन सारे मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस लगातार प्रशासनिक दबाव बना रही है, चुनाव प्रचार नहीं करने दे रही है। ये सब चीज़ें बात सामने आ रही थी अभी हाल ही में। तो जब मरवाही में जो से प्रचार के दौरान और भी सारी चीज़ें हुई, तो क्या कांग्रेस मजबूत थी चुनाव प्रचार के दौरान, या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रचार के दौरान आगे थी?
देखिए, एक सत्तारूढ़ पार्टी है, नो डाउट कि ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो सत्तारूढ़ पार्टी जो भी जहाँ का भी चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ के उपचुनाव को देख लीजिए, आप ये सत्ता में जो पार्टी है उसके अपर हैंड रहता ही है। ये कई चीज़ें, सरकारी तंत्र उनके पास है, लोग उनके पास है, तमाम शक्तियाँ उनके पास है, पैसे उनके पास है, तो ये कह पाना मुश्किल है कि इनका कोई लाभ इनको ना मिलेगा। तो ये कह पाना कि इनका लाभ, ये लोग निश्चित तौर पे वो लाभ लेते हैं उसका और उनके अपर हैंड रहते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां बड़ी मजबूती के साथ दावेदारी कर रही है वहाँ पे। ये कह पाना कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है या कांग्रेस एक स्टेप अहेड है, ये व्यक्तिगत तौर पर भी मैं गया वहाँ मतलब ये देख के तो नहीं लग रहा। दोनों ने अपने कड़े संघर्ष कर रहे हैं, दोनों के कार्यकर्ता लगे हुए, दोनों के चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ काम कर रहे हैं, दोनों के पास किसी भी चीज़ के तंत्र की, पैसे की, पावर की, मशीनरी की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं, और कांग्रेस के पास चूंकि सत्ता में रहने के कारण इन सब चीज़ों की उनके पास कमी नहीं है। तो आप कोई प्रथम या द्वितीय वाली बात अभी आप नहीं कह सकते इस उपचुनाव में। जैसे कि अगर कांग्रेस और भाजपा को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा 6 प्रत्याशी और हैं, तो क्या कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी होंगे कहीं ना कहीं जो वोटर्स को अपने तरफ खींचने का काम करेंगे, कांग्रेस या भाजपा के वोटर काटने का काम करेंगे? देखिए, इस बार मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई बहुत ज़्यादा, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहाँ का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ देते आ रही है, और आप देखेंगे कि हमेशा से उनके वोट परसेंटेज बढ़े हैं। वो एक तृतीय तो नहीं बोलूँगा, चौथे और पाँचवें में वो हमेशा रहे हैं उसको। लेकिन अभी जो है वो सीधा का सीधा आप कांटे की टक्कर आप मान सकते हैं, और जो 4th, 5th, 6th, 7th वाली बात है वो इतना कोई मतलब कि बहुत आकर्षित, वो ऐसा कुछ खास परिवर्तन वो नहीं ला पाएंगे। हाँ, वोट परसेंटेज अगर बढ़ते हैं, आप लेटेस्ट क्या डेटा आया वो तो नहीं मालूम, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ते हैं तो निरंतर जो तीसरे, चौथे, पाँचवें जो है उनके भी परसेंटेज में फ़र्क आएगा। एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर देखने वाली बातें होती है कि चुनाव पे कि अगर ज़्यादा वोटिंग होती है और जब कम वोटिंग होती है तो किस किस तरह के फ़ायदे होते हैं और नुकसान होते हैं ज़्यादा वोटिंग और कम वोटिंग? देखिए, ज़्यादा वोटिंग और कम वोटिंग को लेकर के बात जहाँ तक आती है तो उसके फ़ायदे तो सभी पार्टियों को मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पर राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अब यहाँ जो लड़ाई है वो मुझे जहाँ तक लगता है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में है। इसमें एक क्षेत्रीय छत्रप वही गोंडवाना पार्टी, जिसे अभिउचित भैया आप बता रहे थे, वो है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपना प्रभाव वहाँ रखेगी, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ यह काफ़ी समय से कार्यरत हैं ये लोग, तो इसलिए ये अपना असर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो उनको हल्के से ले लिया जाए, यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुख्य जो संघर्ष है, मुख्य जो लड़ाई है, वो दोनों पार्टियों के बीच में है, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। दोनों के पास एक सत्ता पे सत्तारूढ़ है तो दूसरी केंद्र में सत्ता पर है। दोनों के पास लंबी टीम है, काम करने वाले एक से एक विशेषज्ञ लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, वोट परसेंट बढ़ेगा तो इसका फ़ायदा मुझे जहाँ तक लगता है कि वोट बटेगा, और इसमें फिर इसका फ़ायदा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी मिलेगा, और इसके बाद जो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के जो कैंडिडेट हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो मरवाही चुनाव के रण की बात हो रही थी, यहाँ पे मरवाही चुनाव अब अंतिम दौर पर है। चुनाव प्रक्रिया, जो वोटिंग की प्रक्रिया है वह जारी है अभी वर्तमान स्थिति पे। 10 तारीख को एक बार फिर कहना चाहूँगा, 10 तारीख को पिटारा फिर खुलेगा, और जो प्रत्याशी जो मरवाही की जो जनता होगी, जो अपने प्रत्याशी को जो वोट देगी, वह पिटारा खुलने के बाद एक निश्चित रूप से तय हो जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार वहाँ पर दौरे किए हैं, लगातार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त रहे हैं और बयानबाजियां भी देते रहे कि मरवाही चुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, ऐसा उनका मानना है। लगातार भारतीय जनता पार्टी भी दौरे कर रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो चुनाव चल रहा है वर्तमान पे, वोटिंग हो रही है, जनता आखिरकार जनता बहुत ही साइलेंट होती है, आखिरकार जनता का जो रुख है वह किस तरफ मुड़ता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग का TCP 24 से जुड़ने के लिए। लगातार TCP 24 आपको मरवाही से जुड़ी हुई अपडेट लगातार आपको दिलाता रहेगा।